लिब्रस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समास को थोड़ा सा जारी किया था और तत्पुरुष समास पूरा तरह से ख़त्म हो गया था। आपको याद होगा अधिकरण तत्पुरुष तक जो है हम लोग समाप्त कर चुके थे। नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है कर्मधारय, जो कि तत्पुरुष के बाद आता है, मगर आपको मैंने बताया था जब भेद, तो उसमें बताया था कि वो तत्पुरुष का ही एक अंग होता है। और अगर आपको तत्पुरुष के बारे में पता होगा कि वो उसमें उत्तर पद प्रधान होता है, तो अगर तत्पुरुष का अंग है कर्मधारय, तो निश्चित रूप से इस कर्मधारय समास में भी किसकी प्रधानता होगी? उत्तर पद की ही प्रधानता होगी, यानी कि यहाँ पे भी उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, चलिए इस पर थोड़ा सा चर्चा आगे बढ़ाएंगे, मगर उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ चर्चा कर लें। ये पिछले वीडियो में हम लोगों ने एक क्वेश्चन दिया था, बहुत लोग जो है इसका सही उत्तर दिए थे, बहुत लोग थोड़ा बहुत गलतियाँ किए थे, तो मैं सबकी गलतियाँ यहाँ पर सुधारने के लिए हूँ। पहला जो ऑप्शन दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है शरणागत। शरणागत में उत्तर क्या होगा इसका? यहाँ पर शरण और आगत में ये टूट जाएगा, और यहाँ शरण और आगत के बीच में कौन आ जाएगा? को आ जाएगा। को क्या है? कर्म कारक का चिन्ह है, इसलिए इसमें कौन सा तत्पुरुष होगा? कर्म तत्पुरुष होगा। ठीक है, बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया था। अब देखो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, शरण में आया हुआ समझते हैं, मगर अब वही बात है कि अगर आप संस्कृत पढ़े होते तो शायद आपको संस्कृत के रूल रेगुलेशंस हिंदी में भी फॉलो होते हैं, और जो संस्कृत के रूल रेगुलेशंस नहीं जानते हैं उनको हिंदी में रटना पड़ जाता है। तो यहाँ पर ये जो आगत शब्द आया है, संस्कृत वाले अगर आप होंगे तो वहाँ पर जो है विभक्ति में एक सूत्र पढ़ाया जाता है। उसी सूत्र के आधार पर ये बताता है कि जब भी आगत आएगा तो आगत से पहले कभी भी में नहीं होता है। आगत से पहले हमेशा कौन सा कारक का चिन्ह आता है? को कारक का चिन्ह आता है। ये आपको हमेशा से ध्यान रखना है कि शरणागत है ना, तो शरण को आगत आप बोलेंगे, क्योंकि आगत एक ऐसा शब्द है जो गम धातु से बना है, इसका मतलब जाना है ना। शरण को गया हुआ, तो ये हमेशा अपने साथ जो है को लगाता है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो तो हो सकता है आप संस्कृत ना पढ़े हों, अंग्रेजी थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो वहाँ के भी एग्जाम्पल से मैं अगर आपको समझाऊँ तो आप लिखते हैं आई गो टू स्कूल, ये लिखते हैं आई गो टू स्कूल। यहाँ गो क्या है? जाना, और इसी को आप संस्कृत में हम बताए हैं गम धातु, है ना, गम धातु। ये गम दुख वाला गम नहीं है, ये धातु है जिसका मतलब होता है क्या? जाना। तो जब भी गो आया, देखो यहाँ पे तो क्या लगाए हो? टू लगाए हो ना, और टू को हिंदी में क्या आप बोलते हैं? को बोलते हैं। तो ये अंग्रेजी वाला भी जो ये रूल लेके गया है, संस्कृत से ही लेके गया है। तो आप जब हिंदी में भी यही चीज़ फॉलो कराएंगे, जब भी यहाँ जाने से संबंधित बातें की गई हैं, आगत, आगत माने क्या होता है? आया हुआ, गत माने गया हुआ, शरण में आया हुआ। तो ये गो जब भी आएगा, गम धातु जब भी आएगा, तो हमेशा अपने साथ वो किसको प्रिफर करता है? कर्म कारक के चिन्ह को प्रिफर करता है। बस इसी कारण से ये कर्म तत्पुरुष है। अब शायद आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप इसे समझकर याद कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये है विकासोन्मुख, इसमें भी समास भी है, संधि भी है। आप इसको तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों में टूटेगा, यहाँ से टूट के ये बन जाएगा उन्मुख, और ये यहाँ से टूटेगा तो क्या बनेगा? विकास। तो विकास और उन्मुख के बीच में भी को रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? विकास को उन्मुख। इसका मतलब ये भी क्या है? कर्म तत्पुरुष ही है, विकासोन्मुख। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने जो है गलत बताया था इसका उत्तर, विकास के लिए उन्मुख बता दिया था, तो ये आप जो है गलत हो जाएंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि विकास के लिए उन्मुख आप बोलेंगे, विकास यहाँ उद्देश्य हो गया, जबकि यहाँ उद्देश्य नहीं है। उन्मुख मतलब होता है उस ओर मुख किए हुए हैं। किसकी ओर? तो विकास की ओर मुख किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर को लगेगा, इसलिए आपका यहाँ कर्म तत्पुरुष होगा। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये दोनों, मगर बहुत से लोग इसमें भी कंफ्यूज हुए थे। बैलगाड़ी और डाक गाड़ी, दोनों के पीछे गाड़ी लगा हुआ है ना, मगर यहाँ बैल और डाक के बदल जाने से इसका उत्तर भी बदल जाता है। जैसे बैल लिखा है, तो यहाँ पर बैलगाड़ी का मतलब आप क्या समझते हैं? ऐसी गाड़ी जिसको बैल द्वारा चलाया जाता हो, यही तो बैलगाड़ी होता है ना। ऐसी गाड़ी जिसको बैल द्वारा चलता, बैल यहाँ क्या हो गया? साधन हो गया। अगर बैल ना हो तो वो गाड़ी चल पाएगी? नहीं चल पाएगी। इसका मतलब बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी। अब आप खुद समझ लीजिए कि यहाँ पर जो है कौन सा समास होगा, तो आप कहेंगे के द्वारा आया हुआ है, तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा?
करण तत्पुरुष हो जाएगा। बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी, बहुत लोग इसको संप्रदान तत्पुरुष लिख दिए थे, बैल के लिए गाड़ी। अच्छा, यानी कि आप ये समझ लिए कि गाड़ी बैल के लिए खरीदी गई है, गाड़ी पे बैल सवार होगा और वो जाएगा, तो ऐसा तो है नहीं। आप खुद समझिए, बैल से चलने वाली गाड़ी। मगर नहीं, नीचे जो है इसका उत्तर बदल जाएगा। अब डाक के द्वारा चलने वाली गाड़ी नहीं है, जबकि वो डाक गाड़ी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि उस गाड़ी का उद्देश्य है डाक पहुंचाना, यानी डाक के लिए जो गाड़ी बनी है उसे आप डाक गाड़ी कहेंगे, मगर बैल के द्वारा चलने वाली गाड़ी को बैलगाड़ी कहेंगे। दोनों का उत्तर आंसर अलग अलग हो जाएगा। यहाँ डाक के लिए गाड़ी के लिए, तो ये संप्रदान तत्पुरुष हो गया। क्लियर? तो आप समझ गए, डाक के लिए गाड़ी और बैल के द्वारा मालगाड़ी। सुनते होंगे मालगाड़ी, आप खुद सोच के अब बताइए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। माल के द्वारा गाड़ी, यानी माल गाड़ी को चलाता है? नहीं, जबकि उस गाड़ी का काम क्या है? माल को ढोना, माल को पहुंचाना, उद्देश्य है यहाँ पर। और जब भी उद्देश्य की भावना आएगी, है ना, आदान प्रदान की भावना आएगी, तो संप्रदान होता है। तो यहाँ पर इसलिए मालगाड़ी में भी संप्रदान होगा, डाक गाड़ी में भी संप्रदान होगा। मोहांध, यहाँ भी तोड़ेंगे, मोह में अंधा। बहुत लोग ऐसा समझ लिए थे, जबकि मैं आपको बताया था कि अंधा करने के लिए साधन है यहाँ क्या? मोह। मोह से अंधा, मोह के द्वारा अगर कोई अंधा हो जाए, है ना, मोह के कारण उसको अगर कुछ दिखाई न पड़ रहा हो कि क्या सही है क्या गलत है, तो यहाँ क्या है? मोह एक साधन है जिसके द्वारा उसकी आंखें क्या गई हैं? फोड़ दी गई हैं, फूट गई हैं स्वयं। किसने फोड़ा? मोह ने फोड़ा। तो यहाँ मोह क्या है? साधन है, तो इसका विग्रह हो जाएगा मोह से अंधा। और यहाँ पर जो से है वो साधन वाला है, इसलिए ये कौन सा तत्पुरुष हो जाएगा? करण तत्पुरुष हो जाएगा। क्लियर? छात्रावास, आवास, छात्रों के लिए घर, छात्रों के लिए आवास, तो ये कौन सा होगा? संप्रदान होगा। चूहेदानी, वही चूहे के लिए दानी, ये भी संप्रदान होगा, है ना। बहुत लोग इसको देखो लिखे थे, बहुत लोग लिखे थे, दीपों की आवली लिखे थे, आवली। आवली कोई शब्द ही नहीं होता है, अगर आप इसको तोड़ेंगे तो ये दो शब्दों में, हमको याद है मैं नियमावली बताया था एग्जाम्पल में, और तब दीपावली दिया था, फिर भी बहुत लोग जो है पकड़ नहीं पाए। वहाँ हम नियमों की आवली नहीं लिखे थे, वहाँ हम नियमों की अवली लिखे थे। तो यहाँ पे होगा दीपों की अवली, है ना, यानी दीपों, अवली मतलब होता है पंक्ति। ये भी विशुद्ध है, ये भी गलत लिखे हैं हम एक तरह से, अवली नहीं होता है, शुद्ध में होता है अवली, इक की मात्रा होती है। और ये अवली का मतलब होता है क्या? पंक्ति, दीपों की पंक्ति, कतार। तो यहाँ पर दीपावली में की आया हुआ है, तो ये की किसको रिप्रेजेंट कर देगा? संबंध तत्पुरुष को रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है। और परोक्ष, ये मैं थोड़ा सा हट के दिया था, यहाँ परोक्ष को आप समझ सकते हैं कि परोक्ष मतलब हो गया परह धन अक्ष, है ना, इसका मतलब हो गया आँख, और पर माने परे, दूर। तो आँख से परे, आँख से दूर। परोक्ष घटना मतलब ऐसी घटना जो आपकी आँख के सामने न घटी हो। प्रत्यक्ष घटना, प्रतिधन अक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतिधन अक्ष क्या बनता है? प्रत्यक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? आँख के प्रति, सामने, जो आँख के सामने घटना घटी, आप बोलते हैं ना प्रत्यक्ष का क्या प्रमाण है? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। इसका मतलब जो आपकी आँख के सामने घट रही है उसको प्रमाण देने की क्या आवश्यकता है। ठीक है। परोक्ष मतलब क्या होता है? अक्ष से परे, जो आपकी आँख के सामने न घट रही हो। और इसीलिए जब इस प्रत्यक्ष का विलोम पूछा जाता है तो प्रत्यक्ष का विलोम क्या बता देते हैं लोग? परोक्ष बता देते हैं। और अगर उपसर्ग लगा के आप इसका अगर विलोम बताएंगे तो ये अप्रत्यक्ष बन गया, यानी कि प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष भी सही है और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी सही है। और इस आधार पर अगर आप देखेंगे तो परोक्ष और अप्रत्यक्ष बात क्या हो गई? एक ही हो गई, कहने का तरीका अलग हो गया। ठीक है। तो एग्ज़ाम में ये भी पूछा गया है कई बार विलोम, कि प्रत्यक्ष का विलोम होता है तो ऑप्शन में सब अप्रत्यक्ष देगा ही नहीं, परोक्ष देगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग इसको टिक मार के आएंगे। हाँ, फिलहाल यहाँ समास की बात हो रही है। देखिए मैं अपने विषय से हमेशा भटक जाता हूँ, तो आप माफ़ करें। परोक्ष में कौन सा समास है तो आपको समझ में आ गया होगा, उपसर्ग लग गया है, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास हो जाएगा। कौन सा समास?
अव्ययी भाव समास। तो मैंने जान करके ऐसे मिक्सअप करके दिया था। आशा करते हैं कि जो आपको दिया था वो आपको बेहतर समझ में आया होगा, है ना। और अब हम जो है बात करेंगे किस पर, कर्मधारय समास पर। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ। और कर्मधारय समास की अगर आप बात करें तो मैंने बताया इसमें भी उत्तर पद की ही प्रधानता होगी, क्योंकि ये तत्पुरुष का ही भेद है। अब इसके डेफिनेशन पर आएँ कि पहचानेंगे कैसे इसमें, आखिर अगर तत्पुरुष का ही भेद है, जैसे तत्पुरुष में कारक के चिन्हों का लोप होता था, तो इसमें ऐसी क्या विशेषता है। तो कहा जाता है कि जिस समास में, कहा जाता है जिस समास में विशेषण विशेष्य, विशेषण विशेष्य का भाव दिखे, या यूँ कहें कि ये माना कि ये पूर्व पद और उत्तर पद से ही कोई समास बनता है, तो अगर पूर्व पद जो है विशेषण हो और उत्तर पद क्या हो, विशेष्य हो, ठीक है। या विशेषण की जगह और क्या लिख सकते हैं, ये पूर्व पद विशेषण हो, उत्तर पद विशेष्य हो, या उपमान उपमेय वाला सिस्टम हो, उपमान उपमेय वाला भी सिस्टम हो। मतलब कि पूर्व पद में या विशेषण हो, विशेष्य का जोड़ा हो, या उपमान उपमेय का जोड़ा हो। जिस समास में ऐसी घटना घटेगी वहाँ पर कौन सा समास होगा, कर्मधारय समास होगा, ठीक है। अब विशेषण क्या होता है वो आप जानते हैं, विशेष्य क्या होता है भी आप जानते हैं। विशेष्य हमेशा कोई संज्ञा पद होगा, है ना, जिसकी विशेषता बताई जाती है विशेषण के द्वारा। विशेषण एक शब्द होता है जो हमेशा किसी की विशेषता बताता है, किसी के बारे में बताएगा, उसका गुण दोष कुछ भी बता सकता है, मगर उसके बारे में बताएगा। तो जब भी किसी के बारे में कुछ बताया जाता है तो जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। तो जब भी दो शब्दों में आप विशेषण, यहाँ पर आप देखिए इतनी एग्जाम्पल आपने लिए, मगर कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ गाड़ी की विशेषता बैल नहीं बता रहा है। ये बता रहा है गाड़ी बैल जैसा दिखता है, ऐसा तो है नहीं। आपको पता चल रहा है यहाँ बैल गाड़ी खींच रहा है, बैल के द्वारा गाड़ी, यहाँ पे विशेषण विशेष्य की भावना नहीं आ पा रही है। तो ऐसी एग्जाम्पल को अब हम आपके सामने लेंगे, एक बहुत ही विवादित एग्जाम्पल उठाते हैं, क्योंकि विवादित बात उठाएंगे तभी आप जो है ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए मैं उठा दूँ पीताम्बर, और मैं आपसे पूछूं इसमें कौन सा समास है, तो आप इसको यहाँ से अगर तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा पीत धन अंबर। और पीत माने होता है पीला, अंबर मतलब होता है वस्त्र। ये भी सब आप याद रखते चलेंगे, पर्यायवाची भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहाँ वस्त्र की विशेषता बता रहा है कि ये क्या है, पीला है, रंग बता रहा है ना। विशेषण में आप पढ़ते होंगे, विशेषण के कई भेद भी हैं, गुणवाचक विशेषण, कालवाचक विशेषण, है ना, संख्यावाची विशेषण, इस तरह से। तो ये गुणवाची विशेषण वाले में रंग बता रहा है वस्त्र का कि ये क्या है, पीला है। तो आप इसका विग्रह कुछ इस प्रकार कर सकते हैं, विग्रह मतलब इसको अगर आप तोड़ें, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा गया पीताम्बर, तो आप इसको लिख सकते हैं पीला है जो वस्त्र, मतलब जो वस्त्र पीला होगा उसी को हम पीताम्बर कह देंगे। तो यहाँ पर ये विशेषण विशेष्य का भाव आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप कहेंगे कि ये पीला क्या है, ये पीला विशेषण हो गया, और ये जिसकी विशेषता बता रहा है वो क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो विशेषण विशेष्य की भावना यहाँ प्रकट हो गई, इसलिए हम पीताम्बर को तत्काल कह देंगे कि ये कर्मधारय समास के अंतर्गत आता है। अब सोच रहे हैं तो इसमें विवाद क्या है। विवाद ये है कि बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि पीताम्बर जो है बहुब्रीहि समास है, जो कि अभी आप पढ़े नहीं हैं, कि कर्मधारय समास है। तो बहुब्रीहि और कर्मधारय दोनों के विग्रह से पता चलेगा कि कौन सा वाला उत्तर सही है। अगर आप पीताम्बर का विग्रह कर रहे हैं इस तरह से, पीला है जो वस्त्र, तब तो ये क्या है, कर्मधारय, क्योंकि यहाँ वस्त्र की विशेषता बता रहा है। मगर जैसे ही आप लिख देते हैं पीला है वस्त्र जिसका, अच्छा दोनों के अर्थ में अंतर देखिए, मैं यहाँ अंतर बता रहा हूँ, थोड़ा सा बहुब्रीहि भी मैंने पढ़ाया नहीं और थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, आपका पूर्व ज्ञान होगा। पीला है जो वस्त्र और पीला है वस्त्र जिसका, यहाँ जब आप बोल रहे हैं तो यहाँ वस्त्र को आप इंडिकेट कर रहे हैं कि जो वस्त्र पीला है वो पीताम्बर है, और यहाँ आप कह रहे हैं कि जिसका वस्त्र पीला है वो पीताम्बर, यानी कि जो पीले वस्त्र को धारण किया है, पहना है, वो पीताम्बर कहलाएगा। तो ये पीला है वस्त्र जिसका, अक्सर करके ये किसका होता है, कृष्ण का होता है।
तो अब ये यहाँ पर तीसरा पद प्रधान हो गया, जिसके कारण से ये पीताम्बर अब इस प्रकार से अगर इसका विग्रह किया जाए तो ये कर्मधारय समास नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, क्योंकि इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता है। तो आपको इसके विग्रह पे भी ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आजकल समास आ रहा है, तो ये नहीं कह रहा है कि समास बता दीजिए कौन सा समास है, विग्रह पूछ ले रहा है। आपको याद होगा सीटेट के पेपर में आया था, पूरा हिमालय से संबंधित पैराग्राफ दिया था पद्यांश, और नीचे पूछा था नगपति का विग्रह होगा, समास विग्रह होगा। तो बार बार वो नगपति लिख रहा था, है ना, नगपति का विग्रह होगा, और यहाँ पर बार बार लिख रहा था कर्मधारय समास, कर्मधारय के अकॉर्डिंग नगपति का विग्रह किया। तत्पुरुष समास तो यहाँ तत्पुरुष के अकॉर्डिंग उसका विग्रह किया था। आपको टिक करना था कौन वाला सही है। तो इसी तरह अगर दे दे पीताम्बर में कौन सा समास है, मगर इस प्रश्न को ऐसे न पूछ करके अगर कह दे पीताम्बर और डैश, पीताम्बर लिखे और डैश, और यहाँ लिख दे ये पीला है जो वस्त्र, ठीक। अब कहेगा इसमें कौन सा समास है, ये किस समास का विग्रह है। तो ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है। अब आप इसको देख कर समझिए कि यहाँ पे क्या कह रहा है, वस्त्र पीला है, यानी ये विशेष, ये विशेषण, तो आप तत्काल कहेंगे ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आप कहेंगे ये कर्मधारय को रिप्रेजेंट कर रहा है। मगर ज्यों ही ये लिख दे पीताम्बर डैश पीला है जिसका वस्त्र, तो तुरंत अब ये व्यक्ति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका वस्त्र पीला है उसको पीताम्बर, तो तुरंत ये कर्मधारय गलत हो जाएगा, और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि हो जाएगा। समझ गए। तो पीताम्बर बहुत विवादित प्रश्न होता है, तो अगर इस तरह पूछेगा तब तो कोई विवाद नहीं है, मगर अगर सीधा पूछ दे पीताम्बर में कौन सा समास है, तो ऑप्शन में अगर कर्मधारय है तो कर्मधारय मारिए, ये सोच के मारिए क्योंकि पीला है जो वस्त्र। अगर बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि मारिए, ये सोच के मारिए कि पीला है वस्त्र जिसका। मगर अगर ऑप्शन में दोनों है तो ऐसी स्थिति में ये आयोग द्वारा नियम बनाया गया है या ऐसी प्रचलन चली आ रही है कि कर्मधारय और बहुव्रीहि अगर दोनों हैं तो आप बहुव्रीहि को ही क्या करेंगे, प्रायोरिटी देंगे, ठीक है। ये नहीं, ये पीछे चला जाएगा, सेकंड प्रायोरिटी पे जाएगा। तो इसलिए ऐसी स्थिति में आप हमेशा बहुव्रीहि टिक मारेंगे जब कर्मधारय और बहुव्रीहि दोनों विकल्प में हो तब। फिलहाल अभी हम लोग कर्मधारय पढ़ रहे थे, तो हम पीताम्बर को यहाँ पर इसीलिए जो है पीला है जो वस्त्र, इस पर फोकस करेंगे, इसके इस वाले विग्रह के बारे में दूर दूर तक सोचेंगे ही नहीं, ताकि ये क्या कहलाए, ये इसलिए जो है विशेषण विशेष्य की भावना लिया हो, तो इसलिए ये कर्मधारय कहलाएगा। अब पीलाम्बर हो गया, श्वेताम्बर ले लेते हैं। श्वेताम्बर लिए, इसका मतलब श्वेत है जो अंबर, यानी कि श्वेत है जो अंबर जब आएगा तो यह भी क्या कहलाएगा, कर्मधारय ही कहलाएगा। ये भी क्या कहलाएगा, कर्मधारय ही कहलाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब हम इस पर आते हैं, विशेषण विशेष्य के बाद उपमान उपमेय पर आते हैं, है ना। उपमान उपमेय क्या होता है, उपमान मतलब और उपमेय दोनों उपमा शब्द से बने हैं, और उपमा का मतलब होता है क्या, तुलना होता है। क्या होता है, तुलना। अब देखो उपमान उपमेय में बहुत छोटा सा अंतर है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उपमेय में यह प्रत्यय लगा हुआ है, योग्य को दर्शाता है, यानी उपमेय का मतलब हो गया उपमा के योग्य, यानी जो व्यक्ति या वस्तु या स्थान या कोई भी जो उपमा के योग्य है, यानी तुलना के योग्य है, या आप ऐसे कह दें जिसकी तुलना की जा सकती है, जो तुलना के योग्य है या जिसकी तुलना की जाए वो क्या है, उपमेय है। और उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, जिससे तुलना की जाए वो क्या है, उपमान है। अब आप बहुत दैनिक जीवन में बहुत लोगों की तुलना किसी न किसी से करते हैं, है ना। अरे बड़का सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं, सुने होंगे आप, यानी कि आपकी तुलना वो किससे कर दिया, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से कर दिया। तो आप वहाँ क्या हो गए, तुलना के योग्य हो गए, इसलिए आप क्या है वहाँ, उपमेय हैं। और तुलना किससे की गई, तो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र से की गई, तो वो क्या हो गए, उपमान है। बस समझ गए। और भी ऐसे एग्जाम्पल हो गए, बहुत से एग्जाम्पल हो जा सकते हैं। जैसे आपसे बोला जाए कि तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, तुम्हारा मुख चंद्रमा के समान है, इसका मतलब क्या हुआ, चंद्रमा और तुम दो लोगों की तुलना हो रही है, मतलब तुम्हारे मुख की चंद्रमा से तुलना हो रही है। तो मुख क्या है यहाँ पे, उपमेय है, क्योंकि इसकी तुलना की जा रही है। किससे की जा रही है, चंद्रमा से, तो चंद्रमा क्या है, उपमान है।
तो इस तरह से अब जैसे ये बना, अब इसी चंद्र और मुख को क्या करो, एक साथ लेते आओ, क्योंकि उपमान उपमेय का जैसे ही जोड़ा होगा वो कर्मधारय समास हो जाएगा। तो अगर हम आपके सामने लिख दें चंद्रमुख, तो आपको यहाँ पर अब विशेषण विशेष्य की भावना नहीं दिख रही होगी। मुख और चंद्रमा, मुख की विशेषता नहीं बता रहा है चंद्रमा, जबकि इन दोनों में तुलना हो रहा है। तो अब इसके बीच में क्या आएगा, इसका विग्रह इस तरह तो हम कर नहीं पाएंगे, है ना। चंद्रमा है जो मुख, ऐसे कहेंगे नहीं, क्या लिखेंगे तब, के समान लगाएंगे, क्योंकि तुलना हो गई। तो आप कहेंगे चंद्रमा के समान मुख, ये इसका विग्रह हो गया। ठीक है, चंद्रमा के समान मुख, क्लियर। तो ये चंद्रमुख हो गया। तो ये चंद्रमुख किस में चला जाएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा, मगर किस आधार पर, उपमान उपमेय के आधार पर, ये विशेषण विशेष्य के आधार पर नहीं है ना। तो चंद्रमुख जो है चंद्रमा के समान मुख। एक प्राण प्रिय, प्राण प्रिय, प्राण प्रिय मतलब क्या हुआ, प्राण प्रिय, दो शब्द हैं यहाँ पे, है ना। तो प्राणों के समान प्रिय, जितना प्यारा आपको अपनी जान लगता है, प्राण लगता है, सबको अपना अपना जान प्यारा है ना। कोई मरना नहीं चाहता खुद से कि मर जाओगे, ऐसा तो है नहीं। सबको अपने प्राण क्या हैं, प्यारे हैं। और प्राणों से भी प्यारा, प्राणों से भी प्यारा शायद ही कोई वस्तु होती हो, शायद ही कोई व्यक्ति होता हो, शायद ही कोई जगह होता हो जिसको आप प्राणों से भी प्यारा चाहते हैं, है ना। तो जब आप किसी को कहते हैं कि ये मेरे प्राणों से भी प्यारा है, तो वहाँ दिखता है कि आप जो है प्राण को भी सेकंड प्रायोरिटी पे रख रहे हैं उसकी तुलना में। तो ये बात में थोड़ी वजन लाता है। यहाँ पे भी यही कहा गया, प्राण प्रिय, प्राणों के समान प्रिय है, मतलब जितना आप अपनी प्राण चाहते हैं उतना ही उसको चाहते हैं। तो यहाँ पे भी के समान आएगा, प्राण के समान प्रिय। ठीक है, तो अब आप जो है, अच्छा सोच के बताओ, क्या प्राणों लिख सकते हैं, क्या प्राणों के समान प्रिय लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। तो आपके दिमाग में आएगा कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों, इसका भी एक मतलब आप समझ सकते हैं कि क्यों प्राणों के समान प्रिय नहीं लिख सकते। क्योंकि प्राण स्वयं में बहुवचन है। आप पढ़े होंगे हिंदी में कि कुछ शब्द हमेशा बहुवचन होते हैं, जैसे दर्शन, हस्ताक्षर, प्राण, है ना। तो आप जो है इसको ऐसे ही लिखेंगे, काम चल जाएगा, प्राण के समान प्रिय। तो ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, क्या उपमान उपमेय से, इधर एग्जाम्पल दिया वो क्या दिया, विशेषण विशेष्य से। अब ऐसे तमाम एग्जाम्पल उठा सकते हैं आप, जैसे नील गाय, नील कमल, यहाँ पे कमल की विशेषता बता रहा है, नीला कमल, नीली गाय, है ना। उसी तरह अगर हम आपसे कह दें सज्जन, दुर्जन, सुविचार, ये समझ लीजिए, सुविचार यानी कि सु यहाँ उपसर्ग है, मगर ये सु किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सुंदर को रिप्रेजेंट कर रहा है, सुंदर विचार। तो यहाँ विचार क्या हो गया, विशेष, सुंदर उसकी विशेषता बता रहा है, क्या हो गया, विशेषण। तो यहाँ उपमान उपमेय की भावना नहीं है, विशेषण और विशेष्य के आधार पर ये क्या हो जाएंगे, कर्मधारय समास के। यानी कि कहीं आपको सु दिखाई दे या कुमति, तो ये क्या है, कु उपसर्ग लगा है, कु माने क्या हो गया, बुरा, खराब, कुत्सित, कुत्सित विचार। ठीक है, तो ये जो है फिर विशेषण विशेष्य के कारण कर्मधारय समास में आ जाएंगे। तो ये सु और कु अगर कहीं आता है तो उस स्थिति में भी आप इसको कर्मधारय समास के अंतर्गत ही रखेंगे। तो हमें लगता है अब आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको कब जो है कर्मधारय समास बोलना है, जब विशेषण विशेष्य की भावना है, और कब जो है आपको कर्मधारय समास बोलना है जब उपमान उपमेय की भावना है, जैसे मृग लोचन, मृग के समान, लोचन, लोचन माने आँख, है ना। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या समझ में आया कि हम यहाँ पर मृग और लोचन उपमान उपमेय के रूप में आ गया। तो मृग और लोचन में लोचन क्या है, उपमेय है, मृग से उसकी तुलना हो रही है, तो ये क्या है, उपमान है। तो उपमान उपमेय के कारण मृग लोचन किस में आ जाएगा, कर्मधारय समास में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है आप बेहतर समझ गए होंगे कि कर्मधारय समास का क्या कॉन्सेप्ट है, कब हम उसे कर्मधारय समास कह सकते हैं, उपमान उपमेय हो तब और विशेषण विशेष्य हो तब। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको कुछ होमवर्क टाइप का दूं, ताकि आप जो है उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताकर हमें एहसास दिलाएं कि आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आया है या नहीं आया है ना। तो मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है परमानंद। कोशिश कीजिएगा कि आप उसका विग्रह भी लिखें, और अगर आप विग्रह नहीं लिखते हैं तो जो है माना जाएगा कि आप रट के काम कर रहे हैं,
तो ऐसा मत करिएगा, आप उसका विग्रह भी लिखिएगा। इससे आपका वोकैब भी तेज होगा, शब्दावली भी तेज होगी और साथ ही साथ आपका जो है समास भी तैयार होता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जो हूँ आपके सामने एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कोशिश करिए। तो इसको करिएगा, मिक्सअप दे रहे हैं, इसमें जो है बाकी चीज़ें भी रहेंगी, है ना। तो ये आपका होगा होमवर्क, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए आगे हम वीडियो लेकर के आएंगे। नमस्कार, धन्यवाद।